बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ हफ़्तों से इतने मामला चल रहे हैं कि ज़ंजीर अदल के टॉपिक के लिए किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो जारी किया। लार्जर बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने हुक्म सादिर किया है कि वो तारीख़ इलेक्शन की सदर या गवर्नर से मुशावरत के बाद दे सकते हैं। सिलसिले में जो है वो मुशावरत का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, लेकिन बेंच के दौरान क्या हुआ, कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आई। 9 रुकनी बेंच जो है ये बना था और उसके बाद इस बेंच में से पहले तो जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो इस बेंच से निकल गए। उन पर एतराज़ किया गया था PDM की जानिब से, उनकी जमातों से, कि ये दोनों जज साहबान जो हैं क्योंकि ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं और यह ख़ुद नोटिस इनके कहने पे हुआ है, तो इसलिए इनका इस बेंच में बैठना नहीं बनता। ये एतराज़ किया गया, बेंच से वो अलग हो गए और फिर फाजिल जज साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और याहिया आफरीदी साहब वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे और उन्होंने भी अपना एक नोट लिखा, इख्तलाफी ऑर्डर लिखा उसमें, और उन्होंने कहा कि वो क्योंकि ये बेंच इस पर उनको एतराज़ है कि अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता, मामला ऑलरेडी KPK हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और जो मामला अदालतों में ज़ेर समात हो उस पर अज़ खुद नोटिस नहीं दिया जा सकता। 5 रुकनी बेंच की तश्कील दी गई जिसमें से इसको पटिशन को या इस सुओ मोटो को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की देने का हुक्म सादिर किया। उन्होंने, जैसे मैंने इससे पहले बताया, कि सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत की जाए और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से मुशावरत की जाए और तारीख़ दी जा सकती है। सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख़ देने को जो है उन्होंने वो दुरुस्त करार दिया। अब हम बात करेंगे 2 फाजिल जज साहिबान जो हैं उन्होंने इस हवाले से इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने इस अज़ खुद नोटिस पे एतराज़ किया। ऑर्डर तो 3-2 से जो है वो हो गया ऑर्डर, और फिर हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए, उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि 3-2 से नहीं, ये बेसिकली 4-3 से रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि 2 जज साहिबान जो अतर मिनल्ला साहब और याहिया आफरीदी साहब जस्टिस जो है साहिबान थे, इन्होंने भी इख्तलाफ किया था। फैज़ साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बज़ाहिर मेरी जो नाकिस राय है, मेरे ख्याल में तो जो फ़ैसला आ गया था वो 3-2 से जो है वो फ़ैसला आया था। अब यहाँ पर जो इन्होंने बात की हमारे काबिल एहतराम इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, ये क्या पॉइंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल साहब ने जो अपना एडिशनल नोट दिया, उसके अंदर दोनों ने ये बात लिखी collectively कि we agree with the observations of our brothers Justice Athar Minilla and Justice Yahya Afridi and dismissing these petitions under suo moto as tenable। और फिर साथ ही जब फुटनोट में कहा कि जो उनका ऑर्डर था जिसके अंदर उन्होंने ये बात की थी, जो 23/2 का ये ऑर्डर था, उसके तहत वो पार्ट है जुडिशल रिकॉर्ड का। तो ये जो 4-3 वाली बात है, ये मैं एक क्लैरिफिकेशन जहाँ पर ये दे दूं कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तजिया निगार हमारे दोस्त ये कह रही हैं कि ये हुकूमत ने ये ऑर्डर मुतनाज़िया किया और 4-3 वाली बात जो है ये हुकूमत ने घर के बाहर निकाल दी। ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये इसकी जो इस कंट्रोवर्सी की जो इब्तदा है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से नहीं है या वो शहादत इलाही साहब की तरफ से नहीं है जो कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। इसकी इब्तदा उस फुट नोट से और उस ऑर्डर से है जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने लिखा था। उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि 2 जजेस पहले इसको जुडिशल ऑब्जर्वेशन दे चुकी हैं कि दिस इज नॉट मेंटेनेबल एंड नाउ द 2 ऑफ अस, हम 2 भी यही ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि दिस इज नॉट मेंटेनेबल। तो इसका मतलब है कि 4 जजेस ने ये बात कर दी कि ये नॉट मेंटेनेबल है। और उन्होंने जब फुटनोट के अंदर ये बात की कि जी 23/2 का जो ऑर्डर है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने ये बात लिखी कि ये नॉट मेंटेनेबल है, इट इज पार्ट ऑफ द जुडिशल रिकॉर्ड, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल है बज़ाहिरन इम्प्लाई ये करते नजर आते हैं कि जी ये हमारा जो हम 2 जजेस का जो मौक़िफ़ है वो और पिछले 2 जजेस का मौक़िफ़ इकट्ठा पढ़ा जाएगा। बात तो फिर वही 4-3 वाली आती है। अब क्या ये 4-3 ही होगा या क्या ये 3-2 तस्वर होगा? देखिए, इसकी जो क्लैरिफिकेशन है
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अच्छा पाकिस्तान फैज, एक छोटी सी मुझे जो कन्फ्यूजन 4-3 का ये फैसला हुआ है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं, आज़म मजीद तारड़ साहब ने भी बात की, तो फैज़ जो दो जज साहबान जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जिन्होंने बेंच से अलग किया खुद, तो अगर उन दो को भी शामिल कर लें उनकी तरफ से, देखें दैट इज अ गुड वो क्वेश्चन। तो पहले कह चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि सुओ मोटो लो इंपॉर्टेंट इशू है, वो अपना माइंड, क्योंकि इनका इख्तलाफ था सुओ मोटो के ऊपर कि इस इशू पे सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता। अब वो इस सुओ मोटो यानी कि 9 में से 5 जज साहिबान, तो फिर हम अगर शामिल ही करना है तो फिर उन्हें भी शामिल कर लें। नहीं देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें देखने वाली बात है कि क्या 23-2 के ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये बात की, कोई जुडिशियल फाइंडिंग दिया, अपना एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन इस सारे मसले के ऊपर दी जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने, वो नजर नहीं आती। तो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर जो नॉन मेंटेनेबल होने की है, वो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन दी गई 2 जजेस की जानिब से, वो जजेस हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी। अब बात ये है, मैंने आपको फिर यही बात की कि ये 5-4 का ऑर्डर तस्वर होगा, ये 4-3 का ऑर्डर तस्वर होगा, ये 3-2 का ऑर्डर तस्वर होगा, ये बात अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस क्लैरिफाई कर सकती है। ये जो कंट्रोवर्सी या ये जो आप, अच्छा चलिए मुझे फिर थोड़ी इधर भी रहनुमाई कर दे, ये जो क्लैरिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये क्या ये 5 जज साहबान करेंगे, 7 जज साहबान करेंगे, 9 जज साहबान करेंगे, या टोटल इस वक्त मेरा ख्याल है 16 है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस आयशा मलिक साहबा तो आजकल मेरा ख्याल है अब ब्रॉड एम्बल पे नहीं है, यानी कि 16 जज साहबान। देखिए मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, ये आपकी और मेरे? बहुत अच्छा सवाल है। देखें अब इसमें बात यहाँ आती है कि सवाल यह है कि किस तरह किया जाएगा, इसकी क्लैरिफिकेशन किस तरह मांगी जाएगी। अब इसमें 2-3 सूरत हाल हो सकती हैं। एक फ्रेश पिटिशन फाइल हो, जो फ्रेश पिटिशन अगर फाइल होती है कि हुकूमत को डायरेक्ट किया जाए या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया जाए कि ऑर्डर के साथ कंप्लाई करें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है हमें, तो वो तो 5 के पास भी जा सकती है, 3 के पास भी जा सकती है, 7, 9, 11, 13, 16 सारों के पास जा सकती है। लेकिन इसमें जो तरीका है वो ये नहीं होगा, या तो अब कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल होगी, वो कंटेम्प्ट पिटिशन वापस इसी बेंच के सामने लगेगी, उस कंटेम्प्ट पिटिशन के अंदर जी, उस कंटेम्प्ट पिटिशन जिनका फाइनल एक ऑर्डर आया हुआ है, उन यही तो बहस है ना, मैं फाइनल ऑर्डर है या फाइनल, अगर आप कह रहे हैं अगर 5 के सामने फाइनल ऑर्डर है तो फिर तो क्लियर है। अगर 5 के सामने 5 मेंबर बेंच टेक अप करता है तो नहीं, मैं आपको वजह बताता हूं क्यों, क्योंकि जो फाइनल डायरेक्शन आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे ये डिस्पोज ऑफ की है, वो उस वक्त कोर्ट पे सिटिंग 5 थे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस का ही एक बेंच, इन्हीं 5 जजेस का बेंच बनाकर उसको टेकअप करती है, तो फिर ये बात हुकूमत की तरफ से की जा सकती है कि नहीं जी 7 मेंबर बनाया जाए, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को बेंच का पार्ट बनाया जाए, या फिर इसकी रिव्यू फाइल होगा। रिव्यू फाइल होता है तो रिव्यू अगेन वही मसला खड़ा होगा कि वो 5 मेंबर बेंच के सामने लगता है तो ऑब्जेक्शन उठेगी जी ऑर्डर जो है वो 4-3 का है तो 7 मेंबर के सामने लगाएं। अगर वो 7 मेंबर के सामने लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्शन उठेगी कि तो फिर वो जो 2 जज साहबान है इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, देखिए उन्होंने रिक्यूज कर दिया था ना, मेरी नजर में उन्होंने, क्योंकि अपनी तरफ से कोई जुडिशियल फाइंडिंग या जुडिशियल ऑब्जर्वेशन इस सारे केस के अंदर नहीं दी थी, तो इसीलिए उनकी कोई ऑब्जर्वेशन उस तरह ऑन रिकॉर्ड तस्वर नहीं की जा सकती। अब बात यह है कि ये जाएगा मैटर एट द एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर से इस सारे मसले को रिविजिट करना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत ये कहती है कि जी हमारी नजर में 4-3 से ये पिटिशंस डिसमिस, सुओ मोटो डिसमिस हो गई हैं, तो अभी खेल खत्म नहीं हुई। क्योंकि अगर तो वो हुकूमत कहती है डिसमिस हो गई है, तो फिर तो जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशंस हैं वो पिटिशंस टेकअप होंगी और ये मसला फिर हाई कोर्ट से शुरू हो जाएगा। और अगर हुकूमत कहती है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन जो है, अब मेन रोल इसके अंदर प्ले करने वाला है इलेक्शन कमीशन का, कि क्या इलेक्शन कमीशन इसकी तशरीह जो है वो 5 मेंबर बेंच वाली लेता है या 7 मेंबर बेंच वाली लेता है, कि 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है। और इलेक्शन कमीशन अगर तो कहता है 3-2 का फैसला है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है उसको हुकूमत चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये 4-3 के फैसले से डिसमिस हुई है, तो जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशंस हैं वो पिटिशंस वापस उजागर होंगी, उन पिटिशंस नहीं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल है और सॉरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या तो कंटेम्प्ट जाएगी या रिव्यू फाइल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये कहकर कि जी आपने इलेक्शन कमीशन ने तौहीन की है अदालत के हुक्म की। तो
बात ये है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि जब ये प्रोसीडिंग्स वो मोटो की चल रही थी तो मैं मौजूद था सुनने के लिए लाहौर रजिस्ट्री के अंदर, और मैंने ये प्रोसीडिंग सुनी। तो एक पॉइंट पर मुझे याद है हुआ कुछ ऐसे कि अदालत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिड आर्ग्यूमेंट से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट बार के साबिक सदर आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आरिफ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आरिफ साहब, मैं और फैजुल्लाह साहब नियाजी साहब यहाँ हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं, वो 5-3 वाला या 5-4 वाला या जो है वो 3-2 वाला, इसमें एक जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये की चीज़ कही थी, अब इसको कैसे फैसला करेंगे सर, कैसे मामला क्लियर होगा इसका? देखिए, मामला तो क्लियर होगा आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि उसने बेंच बनाने हैं, और दूसरा ये है कि जो बेंच के अंदर मौजूद नहीं होता जज साहब, उसकी राय जो है वो कभी काउंट नहीं होती, और बेंच जब तश्कील पा जाता है तो वही कोर्ट होती है, उसी का फैसला होता है। तो बेंच तश्कील पा गया, यानी जब चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे दिया और जिन्होंने रिक्यूज करना था उन्होंने रिक्यूज कर दिया और जिन्होंने बैठना था वो बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर सुना, और सुनने के बाद उन्होंने फैसला कर दिया कि ये जनाब ये इसमें 3 जो थे एक तरफ हो गए और 2 एक तरफ हो गए। कानून ये है कि जब जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, पूरी दुनिया में ऐसा है, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं, मेजॉरिटी डिसीजन जो है वही डिसीजन कहलाता है। आप कभी अमेरिकन कोर्ट के डिसीजन आप देखें, खासतौर पे जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट, उसके डिसीजन तो बहुत सारे जिससे पूरी तारीख मुरतब हुई है, उसमें ऐसे फैसले हैं जो यानी जिसमें 5-4 की है, यानी एक तरफ 5 है दूसरी तरफ 4 है, लेकिन वो जो 4 हैं उनकी कानूनी हैसियत इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से या एनफोर्सेबिलिटी के हवाले से नहीं होती, वो सिर्फ एकेडमिक वैल्यू होती है कि जी उनका इख्तलाफ था और उन्होंने अपने इख्तलाफ के बुनियाद पर ये नोट अलहदा लिख दिया। तो इसलिए ये बात, अगर वो वजीर कानून ना होते और इनके पीडीएम के और पीडीएम का ये डिटर्मिनेशन ना होता कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, तो वो बतौर वकील के इस तरह की गुफ्तगू कभी ना करते, क्योंकि इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप बतौर वकील के ऐसी बात कह दें जिसका कोई जस्टिफिकेशन ना हो। मिसाल के तौर पर उस दिन फारूक नायक जो थे, उन्होंने अपनी सारी वकालत की पूरी जो तारीख थी वो सारी की सारी उन्होंने मसक करके रख दी, जब उन्होंने ये कहा कि जी आइन में जो 90 डेज है उसका मतलब ये है कि 90 डेज में तो फैसला करना है कि कब इलेक्शन होंगे, और जिसपे बेंच भी पूरा हंस पड़ा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने हैं, और आप कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इस बात का फैसला होना है कि इंतखाबात कब हों। प्रॉब्लम ये है कि जब आप आइन के खिलाफ चलना चाहते हैं और आइन की प्रोविजन बड़ी क्लियर हो, तो फिर आपके पास इस तरह की गुफ्तगू के अलावा और क्या हो सकता है? ये बेमानी गुफ्तगू है। सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार आर्टिकल 190 के तहत है कि वो इसे इम्प्लीमेंट करवाए, और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पीएन से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सब पाबंद है उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के। तो इसलिए यानी ये कबूतर वाली बात तो है नहीं कि जो बिल्ली को देख के आके। अच्छा आरिफ साहब, तो एक छोटी सी रहनुमाई और कीजिएगा, जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जब इनको तलब किया गया था मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब के बेंच में, तो इन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट लिया था। इन्होंने कहा था कि फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो सर बगैर पैसे के तो आजकल सड़क क्रॉस नहीं की जाती, तो इतना बड़ा इलेक्शन जहां 20-21 अरब रुपया खर्च होने जा रहा है, वो कहां से आएगा पैसा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जब सुप्रीम कोर्ट, ये जो इलेक्शन कमीशन है, जब ये इख्तियार डेट दे देता है तो उसके बाद उस जगह की सारी हुकूमत, यानी जहां इलेक्शन होना होता है, वो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन के पास होती है। और जब इलेक्शन कमीशन, आप देख रहे अभी जो हुआ है कि जो कह रहे थे कि जी जजेस ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा जी कि आप जजेस नहीं देंगे आपको आरओज के तौर पर, वो लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि जनाब हम तैयार हैं, अपने जजेस जो हमारे वो आरओ बनेंगे। और इसी तरह ये बात जो कहना, ये तो जस्टिफिकेशन अगर एक दफा मान दी जाए
तो फिर तो यहाँ जो गवर्नमेंट आएगी वो यही करेगी कि सबसे पहले वो करेगी अपना खजाना खाली, जो कि हमेशा होता है। उसके बाद कहेगी जी हमारे पास तो जहर खाने को पैसा नहीं, इलेक्शन क्यों हम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। ये जस्टिफिकेशन, पाकिस्तान में जिस तरह की भी सूरत हाल हो, इलेक्शन के बगैर तो आप एक दिन चल नहीं सकते ना। आइन में सबसे बड़ी बात तो आइन खुद इलेक्शन के नतीजे में बना। अगर इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट ना आई होती, पार्लियामेंट ना होती, तो आइन ही ना बनाती। तो आइन में या जो तरमीम है 2/3 मेजॉरिटी से वो की जा सकती है कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाए, और वो भी यानी आइंदा इलेक्शन से। ये जो पार्लियामेंट मौजूदा है, ये इलेक्शन ये अपनी आइनी मियाद को भी नहीं बढ़ा सकती, यानी जितनी इसकी है वही है। और जो आइन के अंदर चीजें दर्ज है कि जब सूबाई असम्बलियों की डिसोल्यूशन के बाद उनके का भी इलेक्शन होने हैं, कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद उसके का भी इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शंस कब होने हैं जो मुद्दत पूरी करने के बाद है। और अगर इन द मीन वाइल डिसोल्यूशन के नतीजे में इलेक्शन करें तो उसके लिए टाइम फ्रेमवर्क आर्टिकल 220 में और 224 तक जाके सारी चीजें मौजूद है। इवन 92 आर्टिकल जो है वो मुद्दत करता है मुतय्यन के जी 21 दिन के अंदर आपने गवर्नमेंट बनानी है। इलेक्शन का लाजमी नतीजा जो गवर्नमेंट है उसने 21 दिन के अंदर अंदर यानी फॉर्म हो जाना है। और अगर वो दिन गुजरने के बाद आप रहते हैं और तो केयर टेकर जो है ये दे बिकम रिडंडेंट, इनकी तो आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं रहती। अच्छा सर, थोड़ी सी ये रहनुमाई कीजिएगा कि मतलब आप माशाल्लाह सीनियर कानूनदान हैं, आपको हम अपने बचपन से देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद है, कोई ऐसा नुक्ता मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है या वो फाइनेंशियल एमरजेंसी हो जाती है, तो इसमें कोई रीज़न ली जा सके इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए पेंडिंग करने के लिए? मैं आपको करता हूं कि आर्टिकल 254 जिसको हवाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ इस हद तक है कि आइन के अंदर जो दर्ज किया गया है किसी काम का करना एक मुद्दत के, इतनी मुद्दत के अंदर स्पेसिफाइड टाइम है, अगर वो आइन के मुताबिक नहीं हो सकता उस स्पेसिफाइड टाइम में तो उससे वैलिडेट किया जा सकता है। यानी वो ये नहीं है कि वो काम जो है वो गैर आइनी या गैर कानूनी समझा जाए, ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए है, रिडीमिंग क्लास है। इसको अथॉरिटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते बतौर अथॉरिटी के कि जी आप चाहें तो काम लेट कर दें और उसके बाद कहें कि जी आर्टिकल 254 जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। हाँ, पूरी दुनिया में एक कानून बिल्कुल मौजूद है जिसे फोर्स मेजोरे कहते हैं, और वो फोर्स मेजोरे ये है कि खुदा न खास्ता इस सतह का जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए यानी जंग आ जाए, तो बल्कि जंग का ही ज्यादा जिक्र है, बाकी आफात अर्जी व समावी का जिक्र नहीं है। तो इलेक्शन तो बिल्कुल मुलतवी नहीं किए जा सकते। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के बगैर तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं गवर्नमेंट का। तो ये तो बात बिल्कुल सिर्फ अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करने के लिए, और लेकिन नाजायज भी ये इस्तेमाल कर नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब केयर टेकर का टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उनकी हैसियत बिल्कुल ऐसी होगी कि जिस तरह कोई भी शख्स, आप कहें कि जी मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊं या मैं कहूं कि जनाब मैं जाके वहां खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर मैं बन जाता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सर बहुत शुक्रिया जैसा आपका, बहुत शुक्रिया आपने रहनुमाई की। फैज़ ब्रेक ले लें, उसके बाद आपने भी जैसा की गुफ्तगू सुनी है इस पर आपका कमेंट लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैज़, आपने आरिफ साहब की गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह वो भी सीनियर कानूनदान हैं और यकीनन मेरे और आपके बचपन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट्स उन्होंने इसके अंदर बात की है, और वो जो हम बात कर रहे थे 3-2 या 4-3 वाली, वो भी गुफ्तगू उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन से किसी सूरत नहीं बचा जा सकता, और मुझे इलेक्शन होते किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे। जी फैज़ जी देखें, बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। 90 दिन का टाइम पीरियड आइन में लिखा हुआ, और मैं पहले भी इसी शो पर बैठ के ये बार बार बात कर चुका हूँ कि 90 दिन का टाइम अगर आइन ने कहा है तो 90 दिन का मतलब है 90 दिन।
254 को प्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल करके नहीं कह सकते हम डिले कर देंगे। 254 अगर कोई हादसा होता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल करके जो डिले आया होता है उसको वैलिडेट कर देते हैं। जैसे 2008 में 2007 दिसंबर में आपको याद है मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद आगे इलेक्शन चले गए थे और 254 ने वो टाइम पीरियड कवर कर दिया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर 3-2 का भी ऑर्डर देख लिया जाए तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ पर ये इजाज़त दे दी हुई है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि आप जो इलेक्शन स्केड्यूल है, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने प्लेस की थी कि जी अगर आज भी शुरू होते हैं इलेक्शन का सारा स्केड्यूल और ये प्रोसीजर शुरू करते हैं तो जो 9 अप्रैल जो या 13 अप्रैल जो कि 90 दिन बनते हैं उस दिन तक इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये सारा प्रोसीजर करने में तकरीबन 54 डेज लगेंगे, जिसके बाद इलेक्शन हो सकेंगे ऑन द 54th या 55th डे। और उन्होंने कहा कि जी जो डिले वाली बात कर रही है कि 90 डेज से, तो एज वी स्टैंड ऑन दैट डे, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि और अभी भी इलेक्शन कमीशन अभी भी शुरू करता है तो 54 डेज उनको लगेंगे, तो जो 13 अप्रैल 90 दिन वाला पीरियड है वो पीरियड क्रॉस हो चुका है आपका। और और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में ये बात वाज़ेह तौर पे लिख दी कि जी इलेक्शन कमीशन को अगर 90 डे का पीरियड आगे ले जाके वो 9 अप्रैल से आगे इलेक्शन लेके जाने पड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन ले जाए, लेकिन कम अज कम वक्त जो है वो आगे जाए। इसका मतलब है वो ये नहीं कर सकते कि जी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर लेके कहें जी अच्छा ठीक है अब हम अगस्त में करवाएंगे, जितना मिनिमम दिन आपको जो 54 डेज चाहिए वो 54 डेज करके और आपने इलेक्शन करवानी है। अब बात ये है यहाँ पर कि ये जो सारी एक खिचड़ी मच गई है, ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या 4-3 है, क्या 3-2 है, कौन सी साइड सही है, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। और मैं आपको बता रहा था पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहले दिन बहस मुबाहिसा सारा चल रहा था मंडे वाले दिन, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की कि जी क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी जरा बैठ के मुशावरत कर लें और कह दें कि जी आपस में देख लें कि को जिरगा करके और जरा बैठ जाए, एक कॉन्फ्रेंस बुला लें, बैठ के मुशावरत कर लें और फिर एक ही इसका हल निकाल दें, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे फैसला दे। तो खैर वो तो नहीं हो सका, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो सारी कॉन्वर्सेशन में 1-2 दफा मुझे सुनाई दिया कि जजेस की तरफ से ये कहा गया कि जी हमने तो सिर्फ डेट देनी है और अगर उस डेट पे इलेक्शन नहीं होती, अगर कुछ होता तो हमें पता है आप लोगों ने वापस आना हमारे पास ही है। तो बात यह है कि उनको भी पता था कि ये जिस तरह के सियासी हमारा एक मैदान बना पड़ा है, जो सियासी यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह ऊपर नीचे और होंगे और ये बात वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखिए बड़े बाअदब तरीके से मैं एक बात कर दूं, मुझे लगता है कि शायद एक चीज़, हम सारे इंसान हैं, हम सारों से मुझे लगता है कि एक लैप्स ऑफ जजमेंट हो जाती है। मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर ये होता अगर ये फुल कोर्ट बना दी जाती। देखिए मैं आपसे पहली बात की कि एक ही दफ़ा मसला ख़त्म करें, ना आपका ये 4-3 का मसला होता, ना आपका 3-2 का मसला होता, ना 5-4 का मसला होता। पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस चीज़ को 3 से 4 दिन के अंदर निपटा देती और फिर उस फैसले के ऊपर किसी किस्म का जो क्वेश्चन है या सवाल है या कोई कंट्रोवर्सी जो वो नहीं खड़ी की जा सकती थी। तो मुझे और दूसरा एक चीज़ जो मुझे मैं अपना ये बजाते खुद अगर ये बात करूं, दूसरी चीज़ मुझे सारे में और थोड़ी सी ये लगी थी कि 9 मेंबर से बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके 5 मेंबर पे क्यों लाया गया, क्यों नहीं वो 4 जजेस जिनको निकाला गया बेंच से, 2 जिन्होंने खुद गए साइड, दो खुद गए, 2 को चीफ जस्टिस साहब ने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके और दोनों चारों खुद गए। मैंने जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत तो जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब और जस्टिस याया फरीदी ने गालिबन ये अपने ऑर्डर में लिख दिया था कि जी मैंने क्योंकि कह दिया है कि ये पिटिशन नॉट मेंटेनेबल है तो मेरा बेंच पे कोई काम नहीं है, चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है मुझे अगर हटाना चाहती हैं। और जस्टिस अतर मिनिल्ला ने तो कहीं नहीं कहा था कि मैं हटना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मुझे मेरा इल्म है तो उन 2 को मेरी नज़र में हटाया गया। अब बात यह है कि जब ये 4 जजेस निकाल दिए गए बेंच से, निकल गए, तो आपको चाहिए था कि 4 नए जजेस ला के और 9 मेंबर ही बाहर आता, ये 5 मेंबर ना आता, ये कंट्रोवर्सी खड़ी ही ना।
मेरी नज़र में तो फॉयज ईसा साहब का वहाँ होना बिल्कुल ज़रूरी था। जस्टिस सरदार तारिक नहीं, साहब लेकिन का वो वहाँ फायज होना। ईसा साहब पे तो कहते हैं ना कि वो एतराज़ होता है कि भाई ये केसेस ना सुने मेरे। नहीं, वो उनका तो केस नहीं था, ये खान साहब का तो केस नहीं है, ये तो एक सुओ मोटो था आईने पाकिस्तान के प्रोविजन के ऊपर। हर चीज़ खान साहब के गिर तो दुनिया ने नहीं घूमना, को और भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, को और भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। ये बात तो करना बिल्कुल ही नाजायज़। इससे ये तो आ गई कानूनी और आईनी बातें। अब बताएं, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, क्या होगा? मेरा जहाँ रेमेडी है? तक किस मेरी तरीके से जहाँ तक निकला जा राय सकता है, है? मेरी जहाँ तक राय है कि आप जो समझे कि आप हुकूमत को एक बूटी दे रहे हैं, कैसे निकला जा सकता है? देखें, हुकूमत ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी 4-3 का फैसला है और सुओ मोटो और पिटिशन डिसमिस्ड है। अब ये बात वापस जाएगी नीचे हाई कोर्ट में। अब इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में भी हुकूमत का ही मौक़िफ़ अपना लेगी और इलेक्शन कमीशन यही कहेगी कि जी 4-3 का फैसला हमें नज़र आता है। अब जब वो बात क्रिएट होगी तो दूसरा स्टेप ये होगा कि या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वापस लाहौर हाई कोर्ट से जो पिटिशंस पेंडिंग है, आईसीए पेंडिंग है, उनको उजागर करके उधर डिस्पोज ऑफ नहीं कर दी उन्होंने? मेरा मे भी मुझे इस बात मतलब का क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि शायद कल, मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये इन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जजमेंट दे चुकी है इस पर, तो इन्फ्रक्चर्स हो गई है यहाँ पर। इंफ्रक्चर्स हो गई है, मुझे लगता है अभी कोर्ट का शायद ऑर्डर नहीं आया क्योंकि हियरिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक अब वापस रुजू मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से होएगा। अब उसमें फिर आपका कुछ टाइम डिले होएगा। कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि कह रहे थे कि जी देखिए ना, जो कह रही है 3-2 का फैसला है वो रुजू करेंगे क्योंकि बाकी कह रही है 4-3 का फैसला है। अब वो वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा ली जाएगी, फिर ये कुछ दिन लगेंगे इसको, 5-6-7 दिन इसके अंदर और लगेंगे। उसके बाद इलेक्शन होंगे तो सही एट सम पॉइंट, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन जो हैं ये कम से कम एंड ऑफ मई तक तो ये इलेक्शन क्यों डिले करना चाह रही है हुकूमत? ये जो महंगाई कर रही है, ये जो पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी कर रही है, डर रही है आवाम से, लोगों से। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हुकूमत को इस चीज़ का डर हो कि इलेक्शन के अंदर अगर हम गए तो हमारे पास उस तरह हमारी जीत नहीं हो सकेगी कि अगर हम डिले करके चले गए। दूसरा इसका मौक़िफ़ ये होगा कि जी हुकूमत तो डिले कर ही नहीं रही, इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है जो भी कर रहा है, क्योंकि अब तो डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को आ गई है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आईनी अदारा है। तो बात यह है कि इल्ज़ाम किस पे डलेगा एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ इल्ज़ाम डल सकता है। पैसे कौन देगा? हाँ जी, पैसे कौन देगा? अब ये तीसरी चीज़ है, ये आपने उनसे भी पूछा चौई साहब से। देखें, वो हुकूमत, ये बात मैं वाज़ेह कर दूं जो मेरी इसमें ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन है, वो ये है, हुकूमत ये नहीं कह सकती कि जी पैसे नहीं हैं इसलिए इलेक्शन होगा ही नहीं। डेट देनी पड़ेगी, उस डेट के करीब जाकर अगर फंड्स खत्म हो जाते हैं और आपके पास इलेक्शन कराने के पैसे हैं ही नहीं तो फिर वो डिले हो नहीं, सकता फंड्स तो हुकूमत के पास, देखिए फैज, जो मेरी सोच है, होंगे तो वो जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुझे इस इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए चाहिए, ठीक हो, तो वो 20 अरब रुपए हुकूमत ट्रांसफर कर देगी इलेक्शन कमीशन के फंड्स में। वो देखिए, वो ट्रांसफर करनी एक चीज है। मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पर दो सवाल हैं, इलेक्शन की डेट देना और इलेक्शन होना। इलेक्शन की डेट रिफ्यूज नहीं की जा सकती इस बेसिस पे कि जी आपके पास पैसे नहीं है, राइट? इलेक्शन की डेट आपने देनी है, वो एक आईनी और आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक बात आ गई है कि इलेक्शन की डेट देनी है। दूसरी तरफ ये आ गया कि क्या उस डेट पर इलेक्शन होंगे। अगर डेट अनाउंस करने के बाद हुकूमत कहती है कि जी पैसे नहीं हैं, तो फिर ये बात या तो अदालत से या वैसे एग्रीमेंट से ये बात हो जाएगी कि जी इलेक्शन थोड़े से आगे कर दें। लेकिन ये फिर भी नहीं हो सकता कि ताहयात आगे कर दें जी, जब पैसे आएंगे फिर एक हुकूमत कहेगी कि मुझे हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, इलेक्शन उतना आगे हो जाएगा। इकट्ठे होते हैं नहीं होते, ये अब वक्त देखेगा, वक्त बताएगा। नाज़रीन, शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।